हाय गाइस, आशा करता हूं कि आप सब लोग आ चुके हैं और अपने पेन और बुक लेके बैठे होंगे। तो हम आज जिस चैप्टर का टीयर डाउन करने वाले हैं बोर्ड के लिए 16 मार्च के, वो चैप्टर है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। इसमें बस बताया गया है जैसे 20,000 ऑफ आंट स्पीशीज अवेलेबल है, 3 lakhs ऑफ बीटल स्पीशीज अवेलेबल है, 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस अवेलेबल है एंड 20,000 ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड अवेलेबल है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ जिसमें लिखा है व्हाट इज बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी जो टर्म थी वो दी थी सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है। कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जिस जिस लेवल पे एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है उस लेवल पे ये बायोडाइवर्सिटी दी गई थी। जैसे फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी इसमें बताई गई है। एग्जाम्पल है एक मेडिकल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटेरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालय रेंजेस might be in terms of potency and concentration at active chemical respirin। इसमें बताया गया है कि रोवोल्फिया वोमिटेरिया एक हिमालय रेंजेस प्लांट है जो शायद वहां पे इसलिए टिका पड़ा है क्योंकि उस पर पोटेंसी है और या तो उसमें एक केमिकल है जिसका नाम है रेसेप्रिन। इंडिया में मोर देन 50,000 ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस अवेलेबल है और थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ मैंगो अवेलेबल है। नेक्स्ट है स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसमें स्पीशीज लेवल पे डाइवर्सिटी की गई है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हैव मोर एम्फीबियंस देन ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें बताया गया है इंडिया के पास डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, वेटलैंड्स है, एस्चुरीज है, एल्पाइन मीडोज है। उसके इंडिया के पास स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे से भी ज्यादा डाइवर्सिटी है इकोलॉजी के मामले में। ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशू ऑफ international concern as more and more people around world begin to realize critical importance of biodiversity for our survival। जैसे जैसे लोगों को बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए पता चल रहा है, उतनी जल्दी ही जल्दी लोग इसमें पार्ट ले रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू IUCN द टोटल नंबर ऑफ plant and animal species described so far slightly more than 1.5 million, but we have no clear idea how many species are yet to be discovered or not discovered। इसमें बोला गया है कि 2004 के दौरान IUCN ने जो लिस्ट दी थी उसमें अप्रॉक्स 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब की गई थी। अब पता नहीं कितनी डिस्कवर्ड है और कितनी हमें डिस्कवर करनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंजेस फ्रॉम 20 to 50 million, but a more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May, उनने बताया था कि ग्लोबली 7.7 मिलियन स्पीशीज डाइवर्सिफाइड है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, वाइल प्लांट्स इंक्लूडिंग एल्गे, फंगी, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म comprises no more than 22% of total। मतलब 100% में से 70% एनिमल्स हैं एंड 22% प्लांट्स हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फंगी स्पीशीज इन द वर्ल्ड मोर देन द कंबाइंड स्पीशीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। जो फंगी की अकेली स्पीशीज है वो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स
मैमल्स, इन सबको मिला के भी उनसे ज्यादा है। तो ये कुछ डायग्राम है जो आ जाते हैं डायग्राम की, मतलब ये पार्ट कौन से ग्रुप में, जैसे तो ये डायग्राम भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपके स्कूल के पेपर में भी आए होंगे। जैसे इन्वर्टिब्रेट, जैसे इन्वर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट है ये, जिसमें आर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, उसके बाद है अदर एनिमल, उसके बाद मोलस्कस, और उसके बाद क्रुस्टेशियन। क्या है सबसे ज्यादा? इंसेक्ट, अदर एनिमल, मोलस्कस और क्रुस्टेशियंस। क्रुस्टेशियंस होते हैं शेल वाले। उसके बाद वर्टिब्रेट्स में फिश सबसे ज्यादा है, उसके बाद बर्ड्स ज्यादा है, फिर रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस सबसे कम। नेक्स्ट है फंगी सबसे ज्यादा, एंजियोस्पर्म उससे कम, मोसेस, फर्न एंड एलाइज, एल्गे एंड लिचेंस। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टली पूछा जा चुका है पेपर में, मेरे पेपर में भी आया है। तो आप इसको एक बार देख लेना अपनी बुक में और याद कर लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर delineating species for this group, then their diversity alone might run into millions. अगर हम मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया पे स्पीशीज को डाइवर्सिफाइड करें तो वो मिलियंस में रन करेंगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। India has only 2.5% of the world land area. Its shares of global species diversity approx 8.1%. That's why make our country one of the 12th mega diversity countries of the world. इंडिया के पास 2.5% लैंड है टोटल वर्ल्ड के, और उसके लिए वो 8.1% ऑफ डाइवर्सिटी क्लासिफाइड करती है, जिसके कारण वो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में 12th नंबर पे आती है। नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट and twice as many animals have been recorded from India. If we accept May global estimate, only 22% of total species have been recorded so far. अगर हम मई में जो आया था उसकी ग्लोबल एस्टिमेट माने जाए तो 22% ऑफ टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, और मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज, more than 3 lakh animal species yet to discovered. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब कौन कौन से पैटर्न होते हैं बायोडाइवर्सिटी के? फर्स्ट है लैटिट्यूड ग्रेडियंट, और सेकंड है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। जो हमें फर्स्ट पढ़ना है वो है लैटिट्यूड ग्रेडियंट। लैटिट्यूड ग्रेडियंट नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड but show uneven distribution. Species diversity decrease as we move away from the equator. हम जितना भी इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे उतना ज्यादा डाइवर्सिटी स्पीशीज के बीच में कम होती चली जाएंगी। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ट्रॉपिक्स जिसका लैटिट्यूड रेंज 23.5 है नॉर्थ में टू 23.5 साउथ, हार्बर more species than temperate or polar areas, और न्यूयॉर्क में 41 डिग्री नॉर्थ has 105 species, Greenlands have 71 degree north only have 56 species, और कोलंबिया जो नियरली इक्वेटर पे है उसके पास 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड अवेलेबल हैं, और इंडिया के पास मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। कोलंबिया 1400, इंडिया 1200। द लार्जली ट्रॉपिकल Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth. जो अमेजोन फॉरेस्ट था उसके पास सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी थी स्पीशीज के मामले में, जैसे 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट, 3,000 species of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles, and more than 1,25,000 invertebrates.
40,000 species of plant, 3,000 species of fishes, 1,300 of species of bird, 427 species of mammals, 420 species of amphibians, 378 species of reptiles, and 1,25,000 invertebrates. Next paragraph में ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some are speciation. In general function time, unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in past, tropical latitude have remained relatively undistributed for millions of years, thus had a long evolutionary time of species diversification. इसमें बोला गया है कि जो पहले टेम्परेट रीजन थे वो बहुत टाइम से मतलब आइस जमे पड़े थे उस पर, इसलिए वो बहुत सालों से अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहे। पर जैसे ही टाइम इवोल्यूट हुआ वहां पे स्पीशीज की डाइवर्सिफिकेशन आती रही जैसे ही वहां की बर्फ पिघली। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स, अनलाइक टेम्परेट वंस, आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, प्रमोट नीशे स्पेशलाइजेशन एंड लेड टू अ ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। जो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट है वो टेम्परेट से बहुत ज्यादा सीधा है, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कब कौन सा सीजन आएगा, इसके कारण वहां पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। थर्ड है देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, दिस इज टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी। ट्रॉपिक ट्रॉपिक फॉर ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है क्योंकि वो इक्वेटर के पास रहती है, इसके कारण वहां पे ज्यादा डाइवर्सिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट जो था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, साउथ अमेरिका जंगल्स, द ग्रेटर जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बेल्ट observed that within a region of species richness increased with increasing explored area. अलेक्जेंडर वॉन बेल्ट ने कहा था कि हम जितना ज्यादा एरिया बड़ा करते जाएंगे उतना ज्यादा हमें स्पीशीज में डाइवर्सिटी मिलती रहेगी, वो भी बस सर्टेन लिमिट तक। मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बड़ा एरिया कर दोगे तो बहुत ज्यादा मिलेगी, उसमें भी कुछ लिमिट होती हैं। द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ टेक्सा लाइक एंजियोस्पर्म प्लांट, बर्ड्स, फ्रेश वाटर फिशेस टर्न टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो ये ग्राफ है स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में, वो ज्यादातर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और अगर हम उसको लॉग में लें तो वो एक सीधा स्केल आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका फॉर्मूला होगा लॉग एस मतलब स्पीशीज रिचनेस, लॉग सी यानी इंटरसिपेट, और लॉग ए इज एरिया, जेड है स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, जो जेड लाइन है वो रेंज करती है 0.1 टू 0.2 रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनॉमिकल ग्रुप और द रीजन। मतलब 0.1 से 0.2 के बीच में रेंज करती है जेड लाइन, वो बिना कोई रीजन के मतलब कोई भी रीजन हो। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मोलस्कस इन न्यूयॉर्क स्टेट, द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर। जैसे ब्रिटेन में प्लांट्स की, कैलिफोर्निया में बर्ड्स की और मोलस्कस इन न्यूयॉर्क में सेम रिग्रेशन लाइन है, मतलब जेड लाइन लगभग सिमिलर है। वेरी लार्ज एरिया लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट यू विल फाइंड दैट स्लोप ऑफ द लाइन मच स्टीपर। अगर हम पूरे कॉन्टिनेंट का रिग्रेशन लाइन देखें तो वो बहुत ज्यादा वो स्लोप आएगा, मतलब ढलान में आएगा। फॉर एग्जाम्पल वो रेंज कहां तक करेगा 0.6 टू 1.2। फॉर एग्जाम्पल फ्रूगीवोरस fruit eating birds and mammals in a tropical forest of different continent, the slope is found to be 1.15.
ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। A stable community should not show too much variation in productivity from year to year. It must be either resistant or resilient to occasional disturbance, and it must also be resistant to invasion by alien species. इसमें बोला गया है जो स्टेबल कम्युनिटी होती है वो हर साल अपने वेरिएशंस नहीं पैदा करती, क्यों? वो अपने वेरिएशंस को उस समय के लिए बचा के रखती है जब ज्यादा डिस्टरबेंस आएगा उनके एनवायरनमेंट में, या उनको बचना पड़ेगा एलियन स्पीशीज से, खुद को सरवाइव करना पड़ेगा उनके बीच में। ठीक है। Tillman found that David Tillman found that plot with the more species showed less year-to-year variation in total biomass. He also showed that in his experiment increased diversity contributed to higher productivity. The Rivet-Popper hypothesis used by स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एनरिच, उन्होंने बताया था कि मान लो ये एक एरिया है, उसे एरोप्लेन मान लो, अगर जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है अगर वो एक एक रिवेट निकालता चला जाएगा तो पहले तो कुछ पता नहीं लगेगा, पर बहुत दिनों बाद या बहुत टाइम बाद सारे पुर्जे उसके ढीले होने लग जाएंगे जिसके कारण वो फ्लाइट सेफ नहीं बचेगी। उसी तरीके से पूरे एरिया में अगर हम एक स्पीशीज निकाल दें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसमें से ही बहुत सारी स्पीशीज धीरे धीरे करके निकालते रहें तो बायोडायवर्सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट में आ जाओ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। द कॉलोनियल ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड by humans is said to have led to the extinction of more than 2000 species of native birds. The IUCN Red Book list document the extinction of 784 species. मतलब जो 2004 में बुक रिलीज हुई थी उन्होंने बताया था कि 784 स्पीशीज एक्सटिंक्शन के करीब है या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसमें इंक्लूड थे 338 वर्टिब्रेट्स, 359 invertebrates and 87 plants in 500 years. एग्जाम्पल है उसका डोडो मॉरिशियस, क्वागा अफ्रीका में, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर काउ रशिया एंड 3 सबस्पीशीज बाली जवान कैस्पियन ऑफ टाइगर। क्या है? डोडो मॉरिशियस से, क्वागा अफ्रीका से, थैलासीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर काउ रशिया से एंड 3 स्पीशीज ऑफ टाइगर बाली जवान एंड कैस्पियन। लास्ट 20 ईयर्स में विटनेस्ड है कि 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है। 12% ऑफ ऑल बर्ड्स, 23% ऑफ मैमल्स, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीशीज and 31% of all gymnosperm species of the world face the threat of extinction. The different in its rate, the current species extinction rates are estimated to be 100 to 1000 times faster than the pre-human times of our activities are responsible for faster rate. पहले टाइम से 100 से 1000 गुना ज्यादा स्पीड से स्पीशीज हमारी एक्सटिंक्ट हो रही हैं जब से ह्यूमन आए हैं इस अर्थ पे हमारी एक्टिविटीज के कारण। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 100 ईयर्स के अंदर ऑल हाफ ऑफ द ऑल स्पीशीज विल बी एट द एक्सटेंशन पॉइंट। ठीक है। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन may lead to decline in plant production, lowered resistance to environment perturbation such as drought, increased variability, and in certain ecosystem process such as plant productivity, water use, and pest and disease cycle. अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो हमें प्लांट की प्रोडक्शन में डिक्रीज मिलेगा। सेकंड होगा कि रेजिस्टेंस जो हमारे पास है एनवायरनमेंट के प्रति वो कम हो जाएगा और बहुत सारी वेराइटीज इंक्रीज हो जाएंगी
प्लांट प्रोडक्टिविटी, जिसके कारण वाटर का यूज ज्यादा होगा, डिसीज साइकिल इंक्रीज होने लगेंगी, पेस्ट इंक्रीज होने लगेंगे। यहाँ पे आ गया नेक्स्ट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज देयर आर फोर मेजर कॉसेज, जिसको हम कहते हैं द इवल क्वार्टेट। ये वाली लाइन याद रखना, वन वर्ड में पूछ लेंगे। द इवल क्वार्टेट, फोर एक्टिविटीज है। फर्स्ट है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। 14% of Earth's surface land, these rainforests now covered not more than 6%. टोटल कवरिंग जो 14% अर्थ की थी फॉरेस्ट से, वो बस अब 6% रह गई है। 1000 more hectare of rainforest would be have been lost। जो अमेजोन फॉरेस्ट था, जिसको हम लंग्स ऑफ प्लेनेट कहते थे, वो मिलियन, वहां पे मिलियन ऑफ स्पीशीज रहती थी, पर वहां पे हर स्पीशीज खत्म होती चली गई है, क्योंकि वहां पे लोग सोयाबीन उगाने लग गए हैं, जिसके कारण वो बीफ के मांस को इंक्रीज कर पाए, उनको खा पाए। ठीक है। वेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habitat are badly affected, leading to population declines। ये बहुत ज्यादा ह्यूमन की पॉपुलेशन होने के कारण, ये बहुत ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन होने के कारण हम ह्यूमंस को बहुत सारा लार्ज टेरिटरीज चाहिए थी, उसके कारण बहुत सारी स्पीशीज कम होती चली गई हैं, बहुत सारे बर्ड्स को नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण उनकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया है। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंड ऑन द नेचर फॉर फूड शेल्टर, बट नीड टर्न टू बी ग्रीड। ह्यूमंस बहुत ज्यादा फूड एंड शेल्टर पे, प्लांट्स पे डिपेंडेड है, नेचर पे डिपेंडेड है, पर उनकी नीड अब ग्रीड बनती जा रही है। मैनी स्पीशीज एक्सटेंशन इन लास्ट 500 ईयर्स। उसका एग्जांपल हमने ऊपर दे रखा है, पर फिर भी देख लो। स्टीलर काउ कहां पे थी? रशिया में। और पैसेंजर पिजन वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। मैराइन फिशेस पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड। नेक्स्ट है एलियन स्पीशीज इन्वेशन। The Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa led eventually to extinction of an ecological unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish on the lake। नाइल पर्च जो लेक विक्टोरिया में है, वहां पे मोर देन 200 स्पीशीज का एक्सटेंशन पाया गया है, लाइक कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लेताना एंड वाटर हाइसियन, जिसको हम इकॉर्निया भी कहते हैं, वो टेरर ऑफ बंगाल भी था। द रीसेंट इनलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, जिसका नाम था क्लेरियस गैरीपाइनस। क्या नाम है अफ्रीकन कैटफिश का? क्लेरियस गैरीपाइनस। फॉर द एक्वेचर फॉर द एक्वाकल्चर पर्पस इज पोजिंग अ थ्रेट टू इंडिजीनियस कैटफिश। जो वहां पे रेगुलर कैटफिश रहती थी, उनका एक्सटिंक्शन होने लगा, क्योंकि वहां पे क्लेरियस गैरपिनस का इंट्रोडक्शन करा दिया गया, जो अफ्रीकन कैटफिश थी। फोर्थ है को एक्सटेंशन। होस्ट स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट ऑल्सो मीट द सेम फेट। बहुत सारे स्पीशीज होते हैं जो एक साथ को एक्सटेंशन में, को डोमिनेंस में रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। अगर उनका होस्ट खत्म होने लगता है, तो उनके पैरासाइट में भी फर्क तो आना ही है। जैसे म्यूचुअलिज्म में आ गया प्लांट पॉलिनेटर, और एक्सटेंशन ऑफ मोर वन इनवेरिएबली लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ अदर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये भी टू टाइप्स की होती है, नैरोली यूटेरियन। इसमें बताया गया है ह्यूमंस डिराइव्स काउंटलेस डायरेक्ट economic benefit from nature, like cereals, pulses, fruits, firewood, fiber, construction material, industrial product, tannins, lubricants, dyes, resin, perfume, and product of medical importance. More than 25% of drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants, and 25,000 species of plant contribute to the traditional medicines। नेक्स्ट है ब्रॉड यूटेरियंस। आर्ग्यूमेंट सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्ले मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विस नेचर प्रोवाइड्स।
dwindling Amazon rainforest in estimated to produce through photosynthesis. 20% of total oxygen वहीं से प्रोड्यूस होता था. Pollination, without which plant cannot give us fruit or seed, is the another service ecosystem provide through pollinator like layer bees, bumblebee, bird और etc. इसके कारण, इन सब के एक्सटेंशन होने के कारण जो हमारा एस्थेटिक प्लेजर था, जिसको हमें इंजॉय करते थे, जैसे पहाड़ों में चलना या फॉरेस्ट में वुड्स के बीच में चलना, वो अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. नेक्स्ट है एथिकल. Owes to a million of plant, animal and micro species with whom we share this planet philosophically or spiritually. हमें उनको भी कंजर्व करना चाहिए क्योंकि वो भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ रही हैं, जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन भी वो लेगेसी को कंटिन्यू कर पाए. नेक्स्ट है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at level is protected. We save entire forest to save the tiger. This approach is called in situ conservation. हम पूरे फॉरेस्ट को अगर बस एक टाइगर स्पीशीज के लिए बचाएं तो हम उसको कहेंगे in situ conservation. Where an animal or plant is endangered or threatened and need to urgent measure to save it from extinction, ex situ conservation is used. जब बहुत ज्यादा एक्सटेंशन की कगार पे हो, अगर तब हमें उसको बचाना हो तो हम उसमें एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं. अब इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन होती क्या है. अब अगर आपको वो पूरा टेबुलर फॉर्म में चाहिए तो एनसीईआरटी टीयर डाउन मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर आप जाकर देख लेना. उसमें टेबुलर फॉर्म में विथ एग्जाम्पल दे रखे हैं. इन सिटू कंजर्वेशन में दे आर आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन certain biodiversity hotspot, region with a very high levels of species richness and high degree of endemicity. अब endemicity कहते हैं that is species confined to that region and not found anywhere else. endemicity होता है कि species जो बस वहीं पे पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती. इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बने पड़े हैं, बट 9 मोर बन रहे हैं, जिसके कारण अब टोटल हमारे पास 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आ जाएंगे. कुछ है जैसे वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बुर्मा एंड हिमालय. All the biodiversity hotspot put together cover less than 2% of Earth land area. अगर हम सारी बायोडाइवर्सिटी को भी मिला दें तो वो भी 2% ऑफ लैंड एरिया ही कवर करता है टोटल अर्थ का. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. हमारे पास नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज है और 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 19 नेशनल पार्क हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. ये सारे इंस्टीट्यू कंजर्वेशन में आते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट है स्केयर्ड ग्रूव्स आर फाउंड इन खासी एंड जेंटिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चांडा एंड भत्सार areas of Madhya Pradesh. In Meghalaya, the scared groves are last refuges for the large number of rare and threatened plants. Next है ex situ conservation, like zoological park, botanical garden and wildlife safaris park serve this purpose. There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in zoological park. Keeping threatened species in enclosure prevent inviable and fertile condition for longer periods using cryopreservative techniques, eggs and fertilized in vitro fertilization. Plant can be propagated using tissue culture method. कुछ प्लांट या एनिमल जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं वो क्रायोप्रिजर्वेटिव के मेथड से या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के मेथड से अभी भी जिंदा करने की कोशिश में चल रही हैं. Next paragraph and last paragraph. Biological diversity. The Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992
call upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity. उसके बाद वर्ल्ड समिट आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सनबर्ग साउथ अफ्रीका। 190 कंट्रीज ने जिसमें प्लेज लिया था कि 2010 तक हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए। यहां पे हमारा चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।